हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो वर्किंग सब्सटेंस है जिसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेंट, इट इज रेफ्रिजरेंट सिस्टम में ये वर्किंग सब्सटेंस है। और ये रेफ्रिजरेंट वर्किंग सब्सटेंस है जो बार बार फेज चेंज करता रहता है। लिक्विड फेज में होता है, फिर उसका कन्वर्जन होता है वेपर फेज में, तो लिक्विड टू वेपर होता है और फिर वेपर टू लिक्विड होता है। एक कंटिन्यूअस साइकिल रिपीट होता रहता है। रेफ्रिजरेंट का काम यह है, लिक्विड में से जब वो हीट एब्सॉर्ब करता है, कहां पर, इवोपरेटर में, तो वेपर बनता है और फिर यहां हीट रिजेक्शन होता है। तो हीट जब एब्सॉर्ब होगी तो वो वेपर बनता है, हीट रिजेक्शन होगी तब वो फिर लिक्विड फॉर्म में आता है। हीट एब्सॉर्ब करने के लिए जो इक्विपमेंट है वो है इवोपोरेटर, और हीट रिजेक्शन के लिए जो है वो है कंडेंसर, इट इज कंडेंसर। तो ये रेफ्रिजरेंट का रोल है लिक्विड टू वेपर, वेपर टू लिक्विड। लेकिन यहां सवाल ये आता है कई स्टूडेंट्स का, हमारे जैसे लोगों का, कि यहां कंप्रेसर का रोल क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंप्रेसर। क्योंकि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा पावर कंजप्शन वाला जो कोई यूनिट है जिसको हम हार्ट कहते हैं वो तो कंप्रेसर है। अगर कंप्रेसर की जरूरत ही नहीं है तो हम कंप्रेसर यूज क्यों करें। तो कंप्रेसर का क्या रोल है वो समझाने के लिए मैंने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम नाम का एक प्रीवियस वीडियो रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो देख लीजिए। कंप्रेसर का फंक्शन क्या है, कंप्रेसर का रोल क्या है। और ये मान लीजिए कि ये जो वीडियो है, करंट वीडियो, वो उस वीडियो का एक्सटेंडेड पार्ट है। दोनों में वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ही है, लेकिन ये उसका एक्सटेंडेड पार्ट है। और इस पार्ट में हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम देखेंगे, उसके कंपोनेंट्स, और साथ में हम दो डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं। एक है पीएच डायग्राम और दूसरा है टीएस डायग्राम। तो दोनों डायग्राम का भी डिस्कशन इसमें होने वाला है, प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम एंड टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और उसके रिलेटेड जो 4 कंपोनेंट्स है उसका फंक्शन समझने के लिए सबसे पहले मुझे लाइन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइन डायग्राम इस 4 कंपोनेंट्स को कोरिलेट करके हम एक लाइन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट मैंने दिखाया है, ये है कंप्रेसर, और कंप्रेसर के बाद यहीं कहीं हमारा दूसरा कंपोनेंट आएगा जिसको हम कहते हैं कंडेंसर। तो ये कंडेंसर आएगा। कंडेंसर से यहीं कहीं मैं तीसरा कंपोनेंट शो करता हूं, वो है थ्रॉटल वाल्व, जिसको हम एक्सपांशन डिवाइस कहते हैं। और एक्सपांशन वाल्व के बाद यही हमारा 4th कंपोनेंट जिसको कहते हैं इवोपरेटर। तो ये मैंने 4 कंपोनेंट्स के ब्लॉक्स बना दिए। अभी फ्लो कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कंप्रेसर में से जो वेपर निकलेगी, सॉरी हाई प्रेशर वेपर, या हम शुरुआत करते हैं इवोपरेटर से। तो इवोपरेटर में तो जो रेफ्रिजरेंट है वो ऐसे घूमता रहेगा और वहां से हीट एब्सॉर्ब करके इवोपरेटर में से वो रेफ्रिजरेंट बाहर निकलेगा, ऐसे देखिए। फिर वो रेफ्रिजरेंट एंटर होगा कंप्रेसर में, तो फ्लो हमारा ऐसा कुछ बनेगा। इवोपरेटर में से रेफ्रिजरेंट हीट एब्सॉर्ब करके कंप्रेसर में आया। कंप्रेसर में प्रेशर बढ़ने के बाद ये फ्लो इस डायरेक्शन में चला जाएगा कंडेंसर में। कंडेंसर में ऐसे हीट ट्रांसफर करके फिर वो फ्लो आगे चलेगा थ्रोटल वाल्व की ओर, एक्सपांशन डिवाइस की ओर।
और एक्सपांशन डिवाइस में से बाहर निकलने के बाद वो फ्लो इस डायरेक्शन में चलेगा। तो ये साइकिल ऐसे बनेगा। अभी पहला जो कंपोनेंट है, तो ये एंट्री पॉइंट मैं इसको कहता हूं 1, आउटलेट वाला पॉइंट इसको मैं कहता हूं 2। यहां आउटलेट पॉइंट जो बनेगा वो हमारा 3 होगा और यहां पॉइंट होगा 4। तो ये सबसे पहला कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं कंप्रेसर, दिस इज कंप्रेसर। फिर कंप्रेसर में से बाहर निकलने वाला ये है सेकेंड कंपोनेंट कंडेंसर। फिर ये है थ्रोटल वाल्व, दिस इज थ्रोटल वाल्व या एक्सपांशन वाल्व। और फोर्थ कंपोनेंट ये है इवोपरेटर, इवोपरेटर। अभी काम कैसे करता है? 4 to 1, क्योंकि 4 एंट्री पॉइंट है, 1 पॉइंट एग्जिट पॉइंट है इवोपरेटर के लिए। तो 4 to 1 मीन्स एंट्री के वक्त, यहां इवोपरेटर में आप समझ सकते हैं, इवोपरेटर में एंट्री के वक्त रेफ्रिजरेंट का स्टेट क्या होगा? लो प्रेशर। मैं लिख सकता हूं यहां लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। एंट्री के वक्त लो प्रेशर भी है रेफ्रिजरेंट का, लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन इवोपरेटर जो क्लोज्ड स्पेस है वहां वो हीट एब्सॉर्ब करेगा। जो भी चीजें रेफ्रिजरेटर में रखी है उसमें से वो हीट एब्सॉर्ब करता है। वैसे हीट एब्सॉर्ब किया और रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही नीचे है, लो बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसकी वजह से जो आउटलेट पर हमें मिलेगा वो लो प्रेशर तो होगा, लेकिन वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट इज लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट। इवोपरेटर में से बाहर निकलने वाला रेफ्रिजरेंट का स्टेज क्या होगा? लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट। अभी लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट एंटर होगा कंप्रेसर में, यहां सी में। कंप्रेसर में से बाहर निकलते वक्त रेफ्रिजरेंट का स्टेज कैसा हो जाएगा? हाई प्रेशर, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाएगा, हाई प्रेशर, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट, हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में से बाहर निकलते वक्त। अभी ये हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट एंटर होगा कंडेंसर में। कंडेंसर में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहां सिर्फ फेज चेंज होगा। तो फेज चेंज होके यहां हमें प्रेशर तो हाई रहने वाला है, हाई प्रेशर, लेकिन फेज चेंज होके हो जाएगा लिक्विड रेफ्रिजरेंट, लिक्विड रेफ्रिजरेंट। आई होप इट इज क्लियर। और ये हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट फिर थ्रोटल वाल्व में आएगा, थ्रोटलिंग प्रोसेस होगी और एक्सपांशन की वजह से यहां फिर जो रेफ्रिजरेंट का स्टेज मिलेगा आउटलेट पर वो होगा लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। मीन्स यहां प्रेशर भी ड्रॉप होगा, प्रेशर ड्रॉप हुआ तो साथ में टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा और यहां फिर हमें लो प्रेशर कोल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिलने वाला है। तो ये 4 प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। प्रोसेस को अगर मुझे लिखना है तो 4 to 1 जो प्रोसेस है, देखिए 4 to 1 प्रोसेस, वो प्रोसेस इवोपरेटर के साथ जुड़ी हुई प्रोसेस है। इवोपरेटर 4 to 1 प्रोसेस इज मीन्स 4 एंट्री पॉइंट है, 1 एग्जिट पॉइंट है। 1 to 2 प्रोसेस है वो कंप्रेशन प्रोसेस है, मीन्स वो कंप्रेसर के साथ जुड़ी प्रोसेस है, कंप्रेसर। फिर 2 to 3 प्रोसेस वो है कंडेंसर के साथ जुड़ी प्रोसेस, कंडेंसर। एंड 3 to 4 प्रोसेस है वो एक्सपांशन के साथ जुड़ी प्रोसेस है, एक्सपांशन वाल्व या एक्सपांशन डिवाइस के साथ, थ्रोटल वाल्व के साथ। तो ये 4 कंपोनेंट्स का रोल और 4 प्रोसेसेस हमारे दिमाग में क्लियर है। 1 to 2 कंप्रेशन प्रोसेस, देन कंडेंसेशन, देन एक्सपांशन एंड फिर हीट एब्सॉर्प्शन।
ठीक है, तो ये लाइन डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है। तो स्टूडेंट्स, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को हम दो डायग्राम के साथ भी समझ लेंगे। एक मैं डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिसको हम कहते हैं प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम। मीन्स वाई कोऑर्डिनेट पर प्रेशर है और यहां एंथैल्पी है पीएच डायग्राम। और पीएच डायग्राम में सबसे पहले मैं वो सैचुरेशन कर्व है वो ड्रॉ करने वाला हूं। तो सैचुरेशन कर्व ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। सैचुरेशन कर्व के बाद हम 4 प्रोसेस दिखाएंगे। सबसे पहली प्रोसेस है जो यहां पर आएगी 4 to 1 प्रोसेस, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर 1 से 2 हमारी कंप्रेशन प्रोसेस होगी, तो ये 2 पॉइंट आएगा इन दिस डायरेक्शन। 2 से फिर 3 ये प्रोसेस होगी कंडेंसेशन, और 3 to 4 थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोलते हैं, वो 3 to 4 प्रोसेस होगी। तो ये 4 प्रोसेस मैंने पीएच प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम पर दिखा दी है। अभी आप देखें तो 4 to 1 प्रोसेस है वो इवोपरेटर के साथ जुड़ी प्रोसेस है, जहां हीट एब्सॉर्ब होती है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आप देख सकते हैं 4 to 1 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 4 पॉइंट मीन्स ये जो कर्व है हमारा, मैं लिख दूं यहां, इट इज अ सैचुरेशन कर्व। सैचुरेशन कर्व है, लिक्विड और वेपर लाइन है। तो स्लाइट वेपर फॉर्म से यहां से रेफ्रिजरेंट की एंट्री हुई और वो कंप्लीटली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मीन्स ये वेपर पॉइंट है 1 पॉइंट। तो 4 to 1 हीट एब्सॉर्प्शन इन इवोपरेटर, तो ये हमारे लिए इवोपरेटर के साथ जुड़ी प्रोसेस है, हीट एब्सॉर्प्शन। अभी 1 to 2, 1 पर जो वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट है उसका हम प्रेशर राइज करते हैं। तो देखिए P1 से ज्यादा प्रेशर P2 है, मीन्स प्रेशर उसका बढ़ा। 1 to 2 प्रोसेस इज प्रेशर राइज। प्रेशर के साथ टेम्परेचर राइज भी होता है। तो 1 to 2 मीन्स 0.2 पर हमें हाई प्रेशर क्या मिलेगा, रेफ्रिजरेंट मिलेगा, वेपर रेफ्रिजरेंट। तो ये प्रोसेस कंप्रेसर के साथ जुड़ी प्रोसेस है, कंप्रेसर के साथ। अभी 2 to 3 हीट रिजेक्शन प्रोसेस है इन द कंडेंसर। तो कंडेंसर में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन द कंडेंसर। तो ये कंडेंसर की प्रोसेस है, कंडेंसर। आप देख सकते हैं प्रेशर कांस्टेंट रहता है और जो वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट था वो यहां तक आ जाता है। तो 2 to 3 प्रोसेस इज अ कंडेंसेशन प्रोसेस, और 3 to 4 डायरेक्टली प्रेशर ड्रॉप P3 से P4 तक। तो ये थ्रोटल वाल्व की प्रोसेस है, थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है। और थ्रोटल वाल्व की वजह से यहां जो प्रेशर था, हाई प्रेशर जो लिक्विड था, वो हाई प्रेशर लिक्विड यहां लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है। प्रेशर ड्रॉप के साथ टेम्परेचर ड्रॉप भी होता है और फिर वही साइकिल रिपीट होता है। तो ये प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम है। आई होप इट इज क्लियर। अभी स्टूडेंट्स यही प्रोसेस को मैं एक और डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और वो डायग्राम का नाम है टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो फिर मैंने ड्रॉ कर दिया, y कोऑर्डिनेट पर टेम्परेचर है और x कोऑर्डिनेट पर एंट्रोपी है, TS डायग्राम। और TS डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी मुझे सबसे पहले सैचुरेशन कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। तो लिक्विड लाइन वाला और सैचुरेशन कर्व हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे कुछ आएगा सैचुरेशन कर्व। तो सैचुरेशन कर्व के बाद मैं 4 प्रोसेस दिखाने वाला हूं। 4 प्रोसेस मीन्स सबसे पहली प्रोसेस 4-1, ये लिक्विड लाइन है, तो मैं ये लिख दूं दिस इज अ सैचुरेशन कर्व अगेन। ये क्या है, सैचुरेशन कर्व है, ये लिक्विड लाइन है और ये वेपर फॉर्म है। तो 4 to 1 पहली प्रोसेस जो इवोपरेटर के साथ जुड़ी प्रोसेस है, 4 to 1। फिर 1 to 2 मीन्स 1 से कंप्रेसर में हम
कंप्रेस करते हैं तो 1 to 2 ये प्रोसेस कंप्रेसर के साथ जुड़ी प्रोसेस, फिर यहां पॉइंट आएगा वेपर फॉर्म, फिर यहां तक हमें जो पॉइंट मिलता है वो हमारा पॉइंट है 3, डायरेक्शन ये रहेगी, और 3 to 4 ऐसे कर्व मिलेगा, 3 to 4 वो हमारा 3-4 प्रोसेस है। अभी चारों प्रोसेस को समझते हैं। 4 to 1 मीन्स हीट एब्सॉर्प्शन इन इवोपरेटर, हीट एब्सॉर्प्शन इन द इवोपरेटर। तो इवोपरेटर में देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है लेकिन फेज चेंज हो जाता है। यहां वेपर फेज में हमें रेफ्रिजरेंट मिलता है तो टेम्परेचर में बदलाव नहीं है, और हमें उस पता है कि जहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है फेज चेंज होगा तो ये लेटेंट हीट का मामला है। दिस इज लेटेंट हीट इज एब्सॉर्ब्ड, लेटेंट हीट है। तो ये आप याद रखेंगे। 4-1 लाइन हॉरिजॉन्टल है, फिर 1 से हमने प्रेशर बढ़ाया 1 से 2 तक, और प्रेशर बढ़ा तो साथ में टेम्परेचर भी बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ा तो ये जो वेपर रेफ्रिजरेंट यहां मिला पॉइंट 2 पर, वो कई बार सुपर हीटेड स्टेज में आ जाता है। इट इज इन फॉर्म ऑफ सुपर हीटेड। तो 1 to 2 प्रोसेस वो कंप्रेसर के साथ जुड़ी प्रोसेस है, वो हम याद रखें कंप्रेसर। फिर सुपर हीटेड है तो सबसे पहले हम वेपर लाइन तक आएगा जब कंडेंसेशन करते हैं तो, और फिर वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो सुपर हीटेड से डायरेक्ट 3 तक कंडेंसेशन होता है। तो ये प्रोसेस है वो कंडेंसर के साथ जुड़ी प्रोसेस है। वेपर फेज था उसका हमने चेंज कर दिया फेज, लिक्विड फेज आ गया 3 तक। और 3 to 4 एक्सपांसन प्रोसेस है, एक्सपांसन इन द थ्रोटल वाल्व एक्सपांसन। तो वहां टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा, और 3 to 4 प्रोसेस जुड़ी है थ्रोटल वाल्व के साथ, प्रोसेस थ्रोटल वाल्व। तो ये 4 प्रोसेस आप टीएस डायग्राम पर भी दिखा सकते हैं। आप देखें तो 1-2 प्रोसेस जो प्रेशर वाली है वो कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है, मींस एंट्रोपी में कोई बदलाव नहीं है। S1 इज इक्वल टू S2, राइट। तो ये चारों प्रोसेस मैंने टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पर दिखाई है। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन डिटेल समझ में आ गई होगी। पहले हमने लाइन डायग्राम देखा, फिर प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम देखा, फिर टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम देखा। अभी लास्ट इसके बारे में थोड़ा पॉइंट डिस्कस करना है, वो क्या प्लस पॉइंट्स है और क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, मीन्स इस प्रोसेस के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, तो उसकी बात करते हैं। तो पहले लेते हैं एडवांटेजेस। ये जो सिस्टम है उसके एडवांटेजेस कौन से हैं? एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज सीओपी। तो इस सिस्टम का सीओपी इज वेरी हाई, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं, सीओपी इज हाई। द सिस्टम हैज गुड सीओपी। सेकेंड, दूसरा एडवांटेज बात करते हैं तो इट इज स्मॉलर इन साइज फॉर द गिवन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट या गिवन कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के लिए उसकी साइज स्मॉल रहती है, तो स्मॉलर साइज ऐसा हम लिख सकते हैं। स्मॉलर साइज, जो कैपेसिटी हम चुनते हैं उस कैपेसिटी के लिए कंपैरेटिवली द साइज ऑफ दिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज स्मॉलर कंपेयर टू द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। थर्ड जो एडवांटेज है उसकी इनिशियल कॉस्ट ऑफ दिस सिस्टम इज लो। तो हम कह सकते हैं इनिशियल कॉस्ट इज लो, जिसको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, क्योंकि परचेज प्राइस जो है इनिशियल कॉस्ट इज लो। एंड वन मोर एडवांटेज वी कैन राइट हियर, it can be operated over large range of temperatures. It can be operated over large range of temperature.
लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, मीन्स टेम्परेचर्स की रेंज थोड़ा स्पेक्ट्रम उसका ज़्यादा करे तो भी इट कैन बी ऑपरेटेड इजीली। तो ये 4 एडवांटेज है। लार्ज रेंज टेम्परेचर की रेंज है, हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, वो रेंज के बीच भी ये अच्छा परफॉर्मेंस देती है सिस्टम। अभी बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स या डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम। डिसएडवांटेजेस, तो आप एग्जाम में भी लिख सके डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम। सबसे पहला डिसएडवांटेज है, नो डाउट ये सिस्टम की इनिशियल कॉस्ट लो है लेकिन उसकी रनिंग कॉस्ट हाई है। रनिंग कॉस्ट इज हाई। रनिंग कॉस्ट हाई क्यों है? क्योंकि हम कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, तो कंप्रेसर रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये सब, तो रनिंग कॉस्ट इज वेरी हाई। और सेकंड एक नेगेटिव पॉइंट है, डिसएडवांटेज है, प्रिवेंशन ऑफ लीकेज इज अ मेजर प्रॉब्लम। हाई प्रेशर पर ये सिस्टम काम करते तो लीकेज का प्रॉब्लम रहता है, तो हम लीकेज को प्रिवेंट नहीं कर सकते। सो इट हैज अ प्रॉब्लम ऑफ लीकेज, लीकेज प्रॉब्लम ऑफ रेफ्रिजरेंट, लीकेज प्रॉब्लम। तो ये दोनों नेगेटिव पॉइंट हम काउंट कर सकते हैं, 4 पॉइंट्स प्लस पॉइंट्स में। तो इस तरह से इस सिस्टम का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आज हमने देखा है वीडियो में। अभी कोई नया वीडियो हम लेंगे जिसमें कोई नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।